औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जिसे चाहे इज़्ज़त देते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जिसे चाहे ज़िल्लत देते हैं और वही हर चीज़ पर कादिर हैं। आशिकान पाकिस्तान और टेलीविज़न की दुनिया के दोस्तों, ये वाह टीवी ह्यूस्टन टेक्सास से एक खादिम पाकिस्तान और गुलाम रसूल नासिर शेख, जिसे आप जान शाइक के नाम से भी पहचानते हैं, अपने प्रोग्राम हालात हाजरा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज हमारा प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का प्रोग्राम है। पाकिस्तान में आग लगी हुई है। हमने तो एक जासूस पकड़ा था भारत का, हमें उम्मीद थी कि गवर्नमेंट पाकिस्तान उस पर कुछ करेगी, क्योंकि अगर इस तरह से पाकिस्तानी जासूस भारत में पकड़ा जाता तो इंडियन गवर्नमेंट में मुसीबत डालने देनी थी, यहाँ तक कि हो सकता है कि वो पाकिस्तान पर हमला भी कर देती। लेकिन हमारे मुल्क में तो ये बात आम है कि एक खबर को दूसरी खबर दबोच लेती है और डेड कर देती है। याद होगा, नॉट टू लॉन्ग अगो एक जाली डिग्री का केस चला, बड़ा हंगामा मचा। हंगामे के बाद आज तक पता ही नहीं क्या हुआ। फिर ये बलोच आए, उससे पहले वो MQM के साहब आए, उनको सजाए मौत हुई, बड़ा हंगामा मचा, सब कुछ तितर बितर हो गया। इसी तरह एक अमेरिकन CIA के एजेंट ने पाकिस्तानियों को मारा था, बड़ा हंगामा मचा, बड़ा शोर मचा। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उठाकर उसको अमेरिका के हवाले कर दिया, एक कातिल को। क्या ये आपके मुल्क के किसी मुजरिम को आपके हवाले करेंगे? आफिया सदीकी इस मुल्क में 80+ ईयर की सजा काट रही है कि आपके किसी मुल्क के हुक्मरान में, किसी लीडर में इतनी जान है, इतनी मर्दानगी है कि अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कांग्रेस में या सेनेट में या स्टेट डिपार्टमेंट से या जस्टिस डिपार्टमेंट से या प्रेसिडेंशियल से, किसी भी लेवल के आदमी से वो ये कहे कि हमें आफिया सदीकी दे दो या उसको पाकिस्तान में ट्रांसफ़र कर दो, वो ये टाइम पाकिस्तान में सर्व कर ले कि इनके साथ ट्रीटी है, आप एक टाइम यहाँ जो सज़ा होती है उसे आप पाकिस्तान में भी सर्व कर सकते हैं। उसका गुनाह क्या था? किसी को गोली तो नहीं मारी थी। ये कहते हैं कि उसने बंदूक उठाई थी। ये बहुत और मसला हो जाएगा, इसमें तो आज मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम जासूस जो पकड़ा वो और जो मियाँ साहब के साथ हो रहा है, जो दुनिया भर में हो रहा है, जो मियाँ साहब और उनकी पार्टी करते फिर रहे हैं, और फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, मीडिया का रोल इसमें क्या है, ये तमाम चीज़ें हम आज देखेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक बात आपसे और कहता चला जाऊँ। मियाँ साहब इलाज के लिए बाहर गए हैं, भी कह रहे हैं बीमार डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ। एक बात काबिल गौर है, सोचिए ज़रा जो मैं क्या कहने लगा हूँ। आज से कुछ अर्सा पहले इल्ताफ़ हुसैन भी इलाज के लिए बाहर गए थे, बेनज़ीर भुट्टो भी इलाज के लिए बाहर गई थी, आसिफ अली ज़रदारी भी इलाज के लिए बाहर गए थे, और अब नवाज शरीफ साहब भी इलाज के लिए बाहर गए। बेनज़ीर भुट्टो तो डील बनाकर लौट आई, आसिफ अली ज़रदारी भी डील बनाकर लौट आए, लेकिन इल्ताफ़ हुसैन नहीं लौटे, क्योंकि उन्होंने डील बकौल सियासी लीडरों के रा के साथ बना ली कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कैसे करना। ये उनकी एक डील थी जो उन्होंने भारतीय हुकूमत के साथ बनाई। अब अक्सर पेशतर पाकिस्तान के आवाम ये सवाल करते हैं कि अगर उसने ये डील बनाई है, और मुस्तफ़ा कमाल साहब चला कर ये कह रहे हैं, आज तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर हमारी बात नहीं मानते हो, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हमें प्रोसिक्यूट करो, हमारे ऊपर मुकदमा पर करो। ये हुकूमत क्या तमाशा लिए बैठी है? क्यों इंक्वायरी नहीं करती? क्यों उस पार्टी को इंक्वायरी करने के बाद बैन नहीं करती? क्यों उनकी एक्टिविटीज़ को बैन नहीं करती? ये सियासी जो गुफ्तगू हैं ना, ये चलती हैं। जैसे कि मोदी साहब के साथ जिसकी गर्दन पे मुसलमानों का खून है, वो नाश्ता करने हमारे लाहौर में आ जाता है, उसकी माँ को साड़ियाँ और आंबों के तोहफे भेजे जाते हैं, इनकी वालदा को भी तोहफे आते हैं। नाज़रीन, यहाँ से मुझे याद आया कि कल परसों की बात है, मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी वालदा का हाथ चूम रहे हैं, और मरियम नवाज उनकी बेटी ने अपने अब्बू की, अपनी दादी का हाथ चूमते हुए तस्वीर
खींच ली। बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, बड़ा टच उससे मेरा बड़ा आई टच इट वाज टच दैट दैट पिक्चर टच माय हार्ट। आई वांट टू से मुझे मेरी वालदा याद आ गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐसे करोड़ों पाकिस्तानी होंगे जिन्होंने नवाज शरीफ का वो सीन अपनी माँ से मोहब्बत का, क्योंकि ये बेलौस मोहब्बत होती है, क्योंकि नवाज शरीफ अदाकारी नहीं कर रहा था, वो अपनी माँ से मोहब्बत कर रहा था, माँ उसे प्यार से दुआ दे रही थी। ये रिश्ता ही ऐसा है। करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों में उसके लिए क्या मोहब्बत छा गई होगी उस वक्त, क्या उसकी माँ को दुआएं दी होंगी, क्या उनको दुआएं दी होंगी। ये तो एक सिलसिला चलता, उस पर भी फिर ट्वीट चला, उस पर भी फिर मीडिया ने उनको नहीं छोड़ा, कुछ सियासतदानों ने नहीं छोड़ा। ये चीज़ ज़रा मेरी समझ से बाहर है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। चलो इसको ज़रा एक सेकंड के लिए कर देते। फिर मियाँ साहब रोम जाने की बजाय वो वाया रूस चले गए। तो जब वो मास्को में रुके तो ये जी मास्को में क्यों रुके, 4-6 घंटे क्यों रुके? पेट्रोल तो 15 मिनट में पड़ जाता है, आधे घंटे में पड़ जाता है। तो ये बड़ा एक इशू था कि वो मास्को में क्या करने गए। अब देखना ये है कि मास्को में कुछ दिनों के बाद उनकी कोई प्रॉपर्टी तो नहीं निकल आती कि वहाँ पर भी उनकी प्रॉपर्टी है। मियाँ साहब ने कुछ लोग कहते हैं तकरीर करके गलती की। वो बहुत प्रेशर में है, बीमार तो हैं लेकिन वो बहुत प्रेशर में है और उनको इतना प्रेशर दिया जा रहा है जिसकी कहानी। यहाँ पर मैं आपको एक याद दहानी चाहूँ, जनरल दुरानी ये ज़िया के दौर में थे, उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे। इन्होंने कहते हैं कि जनरल ज़िया साहब को बहुत पुश किया था कि वो बहावलपुर जाए। हालांकि हमारे हसास अदारों से जनरल साहब को इतला मिल चुकी थी कि उनकी जान को ख़तरा है, लेकिन फिर भी इनके कहने पर, इनके मजबूर करने पर वो बहावलपुर गए। और आप जानते हैं कि उसमें एक अमेरिकन एम्बेसडर भी मारा गया। भारत में अमेरिका के एम्बेसडर ने भी जनरल दुरानी पे इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया था कि ही न्यू इट व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। इसको भी अब भूल जाए। फिर जनरल दुरानी साहब मुशर्रफ की पिक्चर में आए। मुशर्रफ उन पर बहुत एतबार करते थे। उन्होंने जनरल मुशर्रफ से भी कहा कि आप इन जजों को छोड़ दें वरना आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। तो जजों को बहाल कर दिया गया। सही था या गलत था, जो लाल मस्जिद का किस्सा सही था गलत था, ये सोचने वाली बात ही थी। नहीं तो मुशर्रफ साहब आज भी होते, उनका दौर बहुत अच्छा था। 60 रुपए का डॉलर था, आज तो 104-105 रुपए का डॉलर है। चलो इस बात को भी थोड़ी, अब उसी तरह के कोई दुरानी साहब, जनरल दुरानी साहब ये मिलते जुलते साहब नवाज शरीफ के बहुत करीब होंगे और मियाँ साहब से वही कहेंगे मियाँ साहब जान दियो, किसी और दी बारी आन दियो। क्योंकि वो कहेंगे मियाँ साहब अगर आपने अब ना छोड़ा तो आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इम्पीचमेंट भी हो सकती है। आपको याद होगा कि निक्सन भी इंतज़ार करता रहा था और इनकार करता रहा था, फाइनली इम्पीचमेंट से पहले उसने रिज़ाइन कर दिया था। अब मियाँ साहब ने जो लंदन में अपने महल के सामने करोड़ों अरबों रुपए के महल, हालांकि वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, वहाँ जो उन्होंने तकरीर की है कि एक आदमी वही चीखता रहता है और जरदारी साहब की बड़ी तारीफ की है उन्होंने, इससे साबित होता है कि ये कोई डील बनाना चाह रहे होंगे मियाँ साहब। लेकिन जरदारी के लिए मियाँ साहब के पास आना एक केस ऑफ डेथ होगा। लेकिन क्योंकि वो बीमार हैं और जरदारी साहब भी बीमार है, तो बीमार की तीमार। अब देखना ये है कि जरदारी मियाँ के पास आता है या मियाँ जरदारी के पास जाता है। जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस सारे सिनेरियो में, जिस होटल में जरदारी साहब ठहरे हुए हैं वो होटल मियाँ साहब के, जहां मियाँ साहब का घर है उससे तकरीबन 2 मिनट के फासले पर, 2 मिनट्स, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। मियाँ साहब कार में बैठ के अपने बेटे के साथ या किसी के साथ भी जा सकते हैं। अब बड़ी हैरत की बात यह है कि हमारा मुल्क बड़ा गरीब है, लेकिन हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं जब उन्होंने इलाज करना होता है तो गरीब मुल्क के अवाम के हुक्मरान बाहर इलाज करने चले जाते हैं। ना सिर्फ बाहर इलाज कराने जाते हैं, अपने कुक्स को भी, बावर्चियों, शेफिस को, कपड़े इस्त्री करने वालों को सबको साथ ले जाते हैं। वाह क्या बात है। और गरीब आदमी टक्करें मार मार कर लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, कराची, कोयटा वो मर जाता है, कोई इसकी सुनने वाला नहीं। डॉक्टर हैं तो रोज़ हड़ताल पे चले जाते हैं। PIA को हम तोड़ने की कोशिश कर, हर महकमे को हमने तोड़ने की कोशिश की। अब मियाँ साहब क्या करेंगे? यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है कि अगर देखना यह है कि मियाँ साहब अगर इसको छोड़ते हैं, हालांकि वो बड़े मौलवी साहब जो हैं
जो कहते थे कि मुझे लटका देना, मुझे कर देना, फिर वो कल पिक्चर में आ गए और कहने लगे ये पूरा इलाज नहीं, वहाँ से नुस्खे बनवा के सब कुछ लेके आएंगे, जब ये आएंगे तो एक नई दास्तानें शुरू होंगी इलाज कराने में। ये दिखाने नहीं गए, इलाज करवाने गए हैं, सही होकर आएंगे और आने के बाद मीडिया को कुछ रिपोर्ट दी जाएंगी और हो सकता है ये कि ये सबसे मिलकर सब कुछ बदल के ये करके आएँ और मियाँ साहब खुद को बचाने की कोशिश करें। अगर मियाँ साहब को इसमें रिज़ाइन करना पड़ता है तो मियाँ साहब के पास 2-3 ऑप्शंस हैं। चौधरी निसार साहब बहुत देर से प्राइम मिनिस्टर के या पंजाब के वज़ीर आला बनने के चक्कर में है, लेकिन शहबाज शरीफ को बार बार बनाते रहे। शहबाज शरीफ को अगर मियाँ साहब देते हैं तो उसको MNA बनना ज़रूरी है और वो उनके डार साहब बन नहीं सकते। और दूसरी चॉइस उनके पास है कि वो कुलसूम नवाज़ को दे दें, क्योंकि हो सकता है कि मियाँ साहब चौधरी निसार पे एतबार ना करें, अपनी वाइफ कुलसूम नवाज़ को दे दें या अपनी बेटी मरियम नवाज़ को दे दें। मुझसे अगर मियाँ साहब पूछे तो मैं कहूँ मरियम नवाज़ को ग्रूम कीजिए और उसे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाइए, वो बड़ी अच्छी प्राइम मिनिस्टर बनेगी। अब यहाँ पर एक और नाम भी है हमजा। हमजा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उससे तो आप उसकी जो पोल्ट्री फार्म्स है ना जिसमें जो मुर्गियां पाली हुई हैं वो भी उसके खिलाफ चली जाएंगी, कहेंगे भैया इसको हमारा प्राइम मिनिस्टर मत बनाओ, ये तो हमें कुकड़ों के पास नहीं जाने देगा और फिर हम अंडे नहीं दे सकेंगे कुकड़ों के पास नहीं, वो तो ऐसी पाबंदियां लगवा देगा। वो तो एक अजीबो गरीब किस्म का इंसान है, उसका तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर रह गए शहबाज शरीफ साहब, कुलसूम नवाज़, मरियम नवाज़, ये तो उनकी अपनी फैमिली में। बाहर से फिर वो अपना हमारे चौधरी निसार साहब, ये एक ऑप्शन है मियाँ साहब के पास। अब डील क्या बनेगी? हो सकता है कि लंदन में एक ऐसी डील बने कि तुम हमारे डॉक्टर साहब जो गिरफ्तार किए हैं पेट्रोलियम के चोर, उनको छोड़ दो और सारे केसेस वापस ले लो तो हम आपका साथ देंगे। उनके जो नाबालिग सियासतदान हैं वो बलाल भुट्टो साहब, बलाल जरदारी साहब, जो भी नाम जिस वीक में भी वो यूज़ करते हैं, उन्होंने ये भी कह दिया है अपने एक इजलास में कि हम नवाज शरीफ के और इनकी पार्टी के खिलाफ उस वक्त तक कुछ नहीं लेके जाएंगे जब तक कि इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती। अब मियाँ साहब ने वहाँ बड़ा ड्रामा खेला, यहाँ इन्वेस्टिगेशन के बहाने कहा कि चलिए जी आप एक रिटायर्ड जज को लाते हैं। रिटायर्ड जज तो एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन होता है, कोई जुडिशरी कमीशन तो नहीं होता। उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे जजेस होते हैं जो पावरफुल होते हैं, जिनके पास अथॉरिटी होती है। तो ये मसला अभी लटक गया यहाँ पर। अब मियाँ साहब ये कहते हैं कि एक आदमी है जो बोलता फिर रहा है, मीडिया वाले बोलते फिर भाई ये तो एक इंटरनेशनल इशू है, इसका पाकिस्तान से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो इंटरनेशनली उठाया गया है, इसका जवाब दो। कैसे हुआ, पैसे ट्रांसफर कैसे हुए, औरों को भी लाओ। अभी ये वो डॉलर गर्ल है, वो बाहर जा रही है, उसको इजाज़त मिल गई है, मिलनी थी। जब उसको इजाज़त मिल गई है तो दूसरों को भी मिल जाएगी। मुशर्रफ साहब को भी मिल गई, वो भी दुबई चले गए, अब उसमें भी चीखे। क्या कर लिया आप लोगों ने? कुछ भी नहीं। क्या होगा इस पाकिस्तान का? नाजरीन, हम दो चीज़ों में बहुत माहिर हैं। जैसे इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने कि कमीशन बना देते हैं, हम दो चीज़ों में बहुत माहिर हैं, एक कमीशन बनाने में और एक कमीशन खाने में। ये दो चीज़ें हैं जिनमें हम बहुत माहिर हैं और बड़ी ही खुशनुदी से हम काम करते हैं, कमीशन बनाने में और कमीशन खाने में। तो ये है सिस्टम हमारा। अब इसको कैसे करेक्ट किया जाए, प्रोसिक्यूट किया जाए उन लोगों को, खा वो कोई हो, सियासी हो, नॉन सियासी हो। अब बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे दुनिया का कोई मुल्क वीज़ा नहीं देता। कुछ रोज़ पहले मेरे एक दोस्त की कॉल आई तो मैंने उसे ब्रिटिश बिलीज का, हेटी का, सैन डोमिंगो का, हेटी जहाँ खाने के लिए लोगों के पास रोटी नहीं, बेलीज जहाँ $5 में रात भर में औरत बिकती है, उनके पास खाने, उस मुल्क का वीज़ा नहीं देते। कहती है जी आप पहले 3 वीज़े और लेके आए। तो मैंने उस साहब से पूछा, मैंने कि 3 वीज़े? कहने लगे जी एशिया के किसी कंट्री के 3 वीज़े लाएं, वहाँ जाएं, वहाँ रहकर वापस आएँ तो हम कहेंगे कि आप सफ़र करते हैं, फिर हम आपको हेटी, आपको भी सोच सकते हैं, हेटी का वीज़ा नहीं दे रहे। एक वो टाइम था RDC के ज़रिए ईरान और तुर्की का वीज़ा नहीं होता था। ये एक पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा शेल्टर था
अब ईरान का भी वीज़ा वो भी हमें नहीं देता, तुर्की का वीज़ा वो भी हमें नहीं देता। बड़ी अजीब सी बात है, मुझे कल रात किसी ने एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए सुनाई कि वो शिया हैं और वो एक लेटर दे देते थे कि ये लोग ज़ियारत के लिए जा रहे हैं और वो उनको वीज़ा मिल जाता था। एक दिन ईरानियन काउंसलर को कुछ थोड़ा सा शक हुआ, तो उसने कहा भी तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा जी ईरान जा रहे हैं। किस लिए? जी ज़ियारत के लिए। किसकी ज़ियारत करने जाना? उसने जी हज़रत इमाम हुसैन की। उन्होंने कहा अच्छा, ईरान में तुम हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े पे जा रहे हो। उसने सारे के सारे 80-90 वीज़े रिजेक्ट कर दिए और उनसे कहा जाओ पता लेके आओ कि इमाम हुसैन का रोज़ा कहाँ है। ये चीज़ जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था, इमिग्रेशन नेशनलाइजेशन सर्विस में मैं एक ज़माने में ट्रांसलेशन किया करता था, जो छुरियाँ मारती है शिया कम्युनिटी ने कहा जी देखो मेरे साथ कितना तशद्दुद किया, काट काट के मेरा क्या हशर कर दिया हुआ है। उसको ये यूज़ करते थे, फिर अहमदियों को यूज़ करते थे कि हम अहमदी हैं, हमने मज़हब बदल लिया है, लेटर ले लेते थे, अहमदी हो जाते थे। क्या कुछ नहीं किया इस कौम ने बाहर आने के लिए। दुनिया भर के लोग अपने मुल्क में सरमाया लाते हैं और हम अपने मुल्क से बाहर सरमाया ले जाते हैं। आप पिछले 2-3 दिन से देख रहे होंगे कि मैं 2-2:30 बजे के करीब और मुख्तलिफ टाइम पे दिन में एक डॉक्यूमेंट्री चला रहा हूँ, विजिट पाकिस्तान एंड नॉर्दर्न पाकिस्तान। आप ज़रा उस डॉक्यूमेंट्री को देखें कि पाकिस्तान किस कदर खूबसूरत है। दुनिया स्केटिंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया मुख्तलिफ मुल्कों में जाती है जहाँ बर्फ़ कभी कभी पड़ती है और बर्फ़ के इंतज़ार में रहते हैं। हमारे तो वहाँ 12 महीने बर्फ़ पड़ी रहती है। वहाँ पर इन्वेस्ट करके स्लोप क्यों नहीं बनाए जाते? वहाँ पर रोड्स क्यों नहीं ले जाई जाती? क्यों घोड़ों गाड़ियों पर बैठ के में जाया जाता है? क्यों नहीं वहाँ पर चंद अरब रुपए इन्वेस्ट करके उसको टूरिज्म के लिए खोला जाए कि दुनिया भर के टूरिस्ट वहाँ आए? क्योंकि कोई ऐसी ताकत ज़रूर है जो ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान एक डेवलप कंट्री बने, पाकिस्तान डेवलप हो जाए। इसीलिए कालाबाग डैम नहीं बनने दिया। इतना पैसा फेंका दुश्मन ममालिक में कि उन्होंने खरीद लिया उनको, डाकुओं को, पाकिस्तान के दुश्मनों को, कि कालाबाग डैम विल बी मेड ओवर अवर डेड बॉडीज। जरा सोचे, वो बिजली लाता तो आपके मुल्क में तरक्की होती। बिजली है नहीं। अब 18-18, 16-16 घंटे की डेरा गाजी खान में लोड शेडिंग हो रही है। गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मी तो यहाँ भी आ रही है अमेरिका में, लेकिन यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती। तो क्यों? इसका हल क्या है? जरदारी साहब के खिलाफ जब मियाँ साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, इतने डींगे मार रहे थे, मैं पेट में हाथ डाल के ले आऊँगा, मैं ये करके ले आऊँगा, मैं वो करके ले आऊँगा। कुछ भी नहीं लाए, दोस्तियाँ करके बैठ गए। 5 साल उन्होंने गुजार लिए, 5 साल इन्होंने गुजराने, फिर वही चक्कर खाना। और इमरान खान है वो सियासत में फेल आदमी है। अब उसके शौकत खान अस्पताल पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कह रहा है भाई ये तो खुदा के लिए, गरीबों के लिए, इसको तो छोड़ दो। ये चक्कर जो है ना हमारा, ये गिन चक्कर जो चल रहा है, दिस इज टू फार, दिस इज गॉन टू फार। तो हम क्या करें? किस तरह से करें? कैसे संभालें इस मुल्क को? इंसाफ, मेरिट्स और कोई तरीका नहीं। इस वक्त जो हो रहा है, ये जो पैनामा के चक्कर में, इसको इन्वेस्टिगेट होने दीजिए। और वो जो जासूस पकड़ा है उसको भी इन्वेस्टिगेट कीजिए और अप्रोप्रिएट एक्शन इंटरनेशनल लिए। मेरे यहाँ पर एक डॉक्टर साहब के बेटे की शादी थी ये लास्ट संडे को, तो वहाँ पर मुझे पाकिस्तान के काउंसलर मिले। वो अपनी जान छुड़ाने को निकल रहे थे। क्या किया है एम्बेसियों ने? एक लेटर भेज दिया जी पूरी दुनिया में एम्बेसियां ये करे। क्या ह्यूस्टन में मैंने कोई चीज़ नहीं देखी। चाहिए था कि काउंसलर एक मीटिंग अरेंज करता, तमाम पाकिस्तानियों को बुलाता, उनको नहीं जो 50 अपनी तस्वीरें खिंचवाने के लिए आ जाते हैं। उनके हाथ में कुछ नहीं है, लोग भी उनसे तंग हैं। कुछ लोकल अखबार वाले जो हमारे देसी अखबार वाले हैं, वो उनकी तस्वीरें इसलिए छाप देते हैं कि उन्होंने रोटी खानी होती है, एंड दैट द रीजन उनको $150 मिल जाते हैं। अभी ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हो रहा है, क्लिंटन और दूसरों के दरमियान, ये सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने का एक चक्कर है। इससे फोटो सेशन, सिर्फ फोटो सेशन चल रहा है। तो उस डॉक्टर साहब के बेटे की शादी में मैंने सवाल किया, कोई जवाब नहीं मिला उसका। क्या कर रही है एम्बेसी, क्या कर रहा है काउंसलेट? अरे यार बड़े बड़े बिजनेसेस को इन्वॉल्व करो कि भारत हमारे मुल्क में क्या कर रहा है, दहशतगर्दी फैला रहा है। कल रात मैं और एक हमारा दोस्त एक रेस्टोरेंट है हिलक्राफ्ट पे, वहाँ चाय पीने गए। चाइनीज़ का रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी चाइनीज़ है वो।
वहाँ चाय पीने के, बड़ी अच्छी चाय थी उसकी। चाय पीते हुए वहाँ पर कुछ मुझे इंडिया के लोग मिल गए। हर भारत के लोगों को, हिंदूज को ये भी नहीं पता कि उनके मुल्क में गाय का गोश्त खाना तो बैन कर दिया गया है, लेकिन उनका मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा गाय के गोश्त का ताजर है। दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वो गाय के गोश्त को, समझिए आप। और वो माने नहीं। मैंने कहा जी इंटरनेट पे जाके देख लें, आप अपनी एम्बेसी से पूछ लें। बड़ा हैरान हुए वो। मैंने कहा आपने एक मुसलमान को मार दिया कि उसके घर में गाय का नहीं बकरे का गोश्त था, ये तो आपकी जमहूरियत है। और फिर ये आपके मुल्क में जमहूरियत है। जो भारत बहुत बड़ा जमहूरी कंट्री है, जहाँ के एक बड़ी जात की हिंदू लड़की ने एक छोटी जात के हिंदू लड़की से शादी कर ली। भी हाल की बात है, मार मार कर सड़क पर बरसरेआम उसको मार दिया, जहाँ बाकी तमाम हिंदू खामोश रहे। यह है आपकी जमहूरियत। इसको कहते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। तो फिर खुदा की लानत है जमहूरियत पर। हमें नहीं चाहिए ये जमहूरियत। नाज़रीन, मेरी बातें बड़ी सख्त होती हैं, लेकिन मेरी बातों को सोचें कि जो मैं कह रहा हूं उनमें हकीकत है। अब बड़ी सिंपल सी बात है। मैं एक पाकिस्तानी टीवी शो देख रहा था, तो हमारे मजे हुए फनकार हैं तलत हुसैन साहब। मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, बहुत ही अच्छे वो फनकार हैं। उनका एक ड्रामा आया और उसके ड्रामे के बारे में बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बात कही कि मैं जब भारत गया तो भारत के लोगों ने मुझे कहा, हम तो सर जी आपके ड्रामे देखकर उससे कुछ सीख रहे थे, आपने हमारी अरियानी अपना ली, हमारा गंद आपने अपना लिया, हरामते आपकी अच्छाइयों से सीख रहे थे। यही हाल हुआ दुनिया भर में। अब म्यूजिक रहा है नहीं, अब तो छेड़छाड़ के भुन्नों के घर में चली और डिस्को चली और ये गाने आ गए, आजा नहीं बैजा साइकिल थे, इस तरह के गाने आ गए। वो गाने खत्म हो गए, जनरेशन ही चेंज हो गई। अब लोग वाहियाती आवारागर्दी के गाने सुनते हैं, आवारागर्दियाँ देखते हैं। वो चीज़ ही हमने ख़त्म कर दी। तो हमें म्यूज़िक को वापस लाना चाहिए। वर्षा है हमारा, ये हमारा ख़जाना है, ये इसको वापस लाया जाए। नसीबुल हक बड़ी अच्छी आवाज़ थी, उसको बैन कर दिया गया कोर्ट में कि जी वो गंदे गाने गाती है। अरे उसको बैन करना था तो चले साल 2 साल के लिए करते, लेकिन उससे तो करते जिसने गाने लिखे थे, उसको तो बैन नहीं किया, इसी को बैन कर दिया। ये हमारा निज़ाम है अदालतों का। वो थानेदार साहब तो बच्चों के केसों में कोर्टें हैं, तो बच्चों के केसों का फैसला ऐसा कर देते हैं, बच्चे चीखते फिरते हैं, किसी का कुछ फैसला कर देते हैं, किसी का कुछ फैसला कर देते हैं। जी अदालतों के हाथ में सब कुछ आया, वो लूट मार कर दी है वहां पर इंसाफ के नाम पर। डाकू हैं तो 16 दिन से उनके पीछे मिशन चल रहा है उन डाकुओं को पकड़ने के लिए। अभी तक हम उन डाकुओं को पकड़ नहीं सके। वाई? अभी तक उन डाकुओं को हम पकड़ नहीं सके, मुझे समझ नहीं आती क्यों। आज उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज को भेजा है, 16 दिन से मुहाजरा किया। कितने हमारे सिपाही उसमें, उनको हेलीकॉप्टर नहीं दिए, गनशिप नहीं दी, क्यों नहीं दी? 150 डाकुओं ने यरगमाल बना दिया 16 दिन के लिए पूरे पाकिस्तान को। यह है हमारी जमहूरियत, यह है हमारी लॉ एनफोर्समेंट। और वो जो साहब आए थे, पटेल साहब दुबई से, उनके साथ कुछ देर के बाद खबरें आती रहीं जी उनको कस्टडी में ले लिया है, फिर आई जी कस्टडी में नहीं लिया। एक खबर को 16 मरतबा रिपीट करना, अरे सर दर्द करने लग जाता है। हम आपको ये बता रहे हैं ये हुआ, फिर अभी आपको बताया कि अभी हमने आपको बताया कि ये हुआ, हम आपको फिर ये बता रहे हैं कि ये हुआ, हम आपको फिर बता रहे हैं कि ये हुआ। हमें आपके भी आगे ये हमारी रिपोर्ट पूछती है क्या हुआ, वो बताएगा, फिर उन्होंने हमें ये बताया ये हुआ, हमने अभी आपको ये बताया एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी ये हुआ। एक खबर को 18-20 बार देकर कान पक जाते हैं, भाई दे दी। ये तो हाल है पाकिस्तान का। 90 100 चैनल खोले हुए हैं, वो स्टैंडर्ड गिर गया है, वो चीज नहीं रही, वो अदाकारियां नहीं रही, वो स्टैंडर्ड नहीं रहा जो हमारा होता था कि जमाने में पीटीवी के अंदर। हुकूमतों को देखो क्या हाल है। मैं तो मियां साहब की बात कर रहा था, तो इसमें बहुत सी और भी बातें आ गई जिनका इसके अंदर लिंक था। अब मियां साहब की सिचुएशन को बड़ी ही समझने की जरूरत है। अगर हमने ये सिचुएशन ना समझी तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, पाकिस्तान टूट भी सकता है। मियाँ साहब को चाहिए कि वो कड़वा घूंट पी लें और किसी और को आने का मौका दें। इसको ज़रा डाई डाउन हो जाने दें, जमहूरियत को चलने दीजिए। ये ना हो कि मिलिट्री वाले तंग आके कहें देखें जी हमारे पास अब कोई और चारा ही नहीं, हमने अब यही करना है।
नाजरीन, वक्त हुआ है मेरे चलने का। आप जानते हैं, जाने से पहले मैं कुछ बातें आपको याद दिलाता हूँ। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। और मेरी माँ के वो अल्फाज, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराए ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आपने मुझे अपनी दिखती हुई आंखों से देखा, सुनते हुए कानों से सुना, धड़कते हुए दिल से महसूस किया। अब बताइए, जो बातें मैंने की हैं, क्या उनमें कोई सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो फिर वाह टीवी को सपोर्ट कीजिए, www.wahtv.us। उस पर देखिए, अपने दोस्तों को बताइए, इसको सपोर्ट कीजिए, हमें कमर्शियल दिलाइए। मैं फिल्म बना रहा हूँ इंग्लिश में और उर्दू में, आइए हमारी फिल्म में काम कीजिए। हमें कॉल करके पता लीजिए। मेरा टेलीफोन नंबर है 8327410564। चलता हूँ, चलने से पहले हमेशा कहता हूँ, फॉरगेट अबाउट द रेस्ट, वाह टीवी इज द बेस्ट। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाओ, पाइंदाबाद।